हाल चाल कैसे हो आप सब लोग? मस्ती में हो, एकदम दिल लगा करके पढ़ाई कर रहे हो, एकदम ठान ली है आपने नीट 2024 में फोड़ाफाड़ी करने की। नीट 2024 की पूरी तैयारी हो चुकी है, आपने कमर कस ली है अगर तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि पीवाईक्यू से रिलेटेड है मेनली। वैसे तो कुछ बातें और भी होंगी चैप्टर से रिलेटेड, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का आखिरी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, टेल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो वो बातें भी होंगी टेल वाली पार्ट की। और पीवाईक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बीते हुए कुछ सालों में आए हैं, बीते हुए रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर से, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत होगी आज के टॉपिक में, सबसे पहले शुरुआत होगी एनसीईआरटी के डिस्कशन के साथ साथ हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में, हम पढ़ेंगे टोबैको के बारे में, टोबैको और अल्कोहल का एडिक्शन। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, जहां कहानी पढ़ी थी, हमने ड्रग्स के बारे में पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि ड्रग्स क्या होते हैं, एडिक्शन क्या होती है, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस क्या होती है, हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है। एडिक्शन का मतलब ही होता है हैबिट फॉर्मेशन। हमने बात करी थी कि किस तरीके से ये हैबिट फॉर्मेशन ड्रग्स की होती है। ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल मेडिकल पर्पस से किया जाता है या नॉन मेडिकल यूज भी होता है। तो चाहे वो मेडिकल यूज हो या नॉन मेडिकल यूज हो, चाहे हम उसे मेडिकल पर्पस से यूज करें या नॉन मेडिकल पर्पस से यूज करें, ड्रग्स तो ड्रग्स है, एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू मॉडिफाई द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ पर्सन और फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूजर। जस्ट समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर द एंजॉयमेंट, समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर जस्ट फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज, टू गेट एनर्जी, टू फील द एनर्जी, टू गेट द फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ यूफोरिया जिसे कहते हैं। तो कह रहे ड्रग का मसाला जो है कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और कई बार खाली मौज मस्ती केवल मैजिक करने के लिए, एंजॉयमेंट करने के लिए किया जाता है। उसी एडिक्शन में बात करेंगे अल्कोहल और टोबैको की भी। चैप्टर का लास्ट जो पोर्शन है जरा उसको, क्योंकि बहुत सारी चीजों में छोटी छोटी जगहों में स्कैटर्ड फॉर्म में दे रखी है, बातें घूम करके वही सामने आती हैं, बातें घूम करके वही आती हैं कि इस ड्रग का इस्तेमाल अगर हम कहें तो किस प्रकार से रिलेटेड है आपकी एज ग्रुप से, किस प्रकार से एडोलेसेंस को रिलेट किया गया है ड्रग एडिक्शन से, अल्कोहल एडिक्शन से या टोबैको यूज से, टोबैको के एडिक्शन से। जो यूथ है आजकल का, जो युवा है, अपनी एडोलेसेंट पीरियड में जाने के बाद, एडोलेसेंट पीरियड में जब एंटर कर रहा है, आज का जो युवा वर्ग जिसे कहा जाता है, टीन एज जिसे कहा जाता है बच्चों, टीन एज जिसे कहते हैं, एडोलेसेंट पीरियड जो 12 से 18 साल की उम्र होती है, 13, 14, 15, 18, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो एज ग्रुप है टीन जिसे कहते हैं, ये जो टीनेजर्स है, मोस्ट कॉमनली 12 to 18 एज, जिसमें आप भी हो सकते हो, ये वो एज ग्रुप है जो फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कही जाती है, फेज जिसमें साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, कई सारे फिजियोलॉजिकल फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी में अलग अलग टाइप के कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फीमेल की मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ओवरी का फंक्शन शुरू हो जाता है, फॉलिकल मैच्योरेशन शुरू हो जाता है, ओवरियन हार्मोन्स एक्टिवेट होने लगते हैं, मेल्स के एंड्रोजेंस एक्टिवेट होने लगते हैं, मेल्स में एग्रेशन बढ़ने लगती है, साइकोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होने लगता है आपका। और ऐसे में आपके साथ जो हो रहे चेंजेस हो रहे होते हैं, उसमें आपके जो आसपास के लोग हैं, आपका जो एनवायरनमेंट होता है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपका घर मोहल्ला पड़ोसी, टीवी मीडिया, अखबार जो आप पढ़ते हो, अब तो क्या अखबार तो कोई क्या ही पढ़ता होगा, लेकिन फिर भी जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मीडिया पढ़ते हो, सोशल मीडिया से जो आपका अथाह प्रेम जनरेट हो चुका है, एकदम दिल से आप जो जुड़ चुके हो सोशल मीडिया से, ऐसे स्क्रॉलिंग 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 और देखना यार इसका वीडियो देख ले, कभी इसका शॉर्ट देख ले, कभी इसका शॉर्ट देख ले, ये सारी चीजें आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करती हैं, सीधा असर करती हैं या मेंटल कंडीशन को, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। आपका जो फेवरेट कलाकार, फेवरेट एक्टर फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए वो कई सारी चीजें वो कह रहे हैं, भाई कोई ड्रग ले रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई वाइन ले रहा है, कोई विस्की ले रहा है, कोई स्टाइल से सिगरेट अपने हाथ में होल्ड किए हुए, सिगरेट भले वो ना पी रहा है लेकिन उसकी स्टाइल आपको बड़ी पसंद आ रही है, तो आप उसको कॉपी कर रहे हो। फैमिली में पेरेंट्स कर रहे हैं, आप उन्हें कॉपी कर रहे हो, कभी छिप के कर रहे हो, कभी सामने कर रहे हो, पुत्र तू भी कर ले तू भी। ये एंजॉयमेंट का जो एज ग्रुप है बेटा, अगर चाहो तो इसी में एंजॉय कर लो और पूरी लाइफ बर्बाद कर लो, अगर इसी एज ग्रुप में चाहो तो मेहनत कर लो और पूरी लाइफ को हसीन बना लो, खुश नसीब बन जाओ, अपनी लाइफ को एकदम खुशगवार बना लो, एकदम बेहतरीन बना लो इस टाइम को मेहनत करके, क्योंकि ये फेज होती है हाई एनर्जी की। इस फेज में आपका दिमाग एक्सपेरिमेंटली अपने आप को हर चीज को समझने सोचने की अपनी क्षमता, अपनी समझ डेवलप कर रहा होता है। बचपन में जो नानी की कहानियां सुनी थी, बचपन में जो चंदा मामा की कहानियां सुनी थी, कह रहे उस चंदा मामा की कहानी से निकल के आप बाहर आते हो, आपकी खुद की साइकोलॉजी डेवलप होती है। अगर इसे सही तरीके से, सही डायरेक्शन, सही दिशा दिखा दी गई तो आपकी लाइफ बन जाती है। और अगर आपने वो सही दिशा प्राप्त नहीं की, अगर आपका वो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया, दोस्ती यारी के चक्कर में बढ़ गया, अपने अंदर हीन भावना डेवलप होने की वजह से आपने कुछ ऐसे लोगों से संगति कर ली, तो ऐसे में आपकी लाइफ पे इसके कुप्रभाव, बुरा असर पड़ता है और इसी से शुरुआत होती है एडोलेसेंस की, इसी से शुरुआत होती है एडिक्शन की, जो कि रिलेटेड है एडोलेसेंस, जो कि आपकी एज ग्रुप है उससे। इसलिए सावधान रहना, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ड्रग्स की बात जो हमने पिछले क्लास में करी थी एनसीईआरटी से रिलेट करके, एनसीईआरटी में क्या लिखा मैं आपको बता देता हूं। ड्रग्स क्या होती हैं? द ड्रग्स व्हिच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, ओपियम्स, पॉपी प्लांट, ओपियोइड, पेन किलर्स, मौज मस्ती, मैजिक, कैनाबिनॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है रिलीजियस एक्टिविटीज में। बाबा भोले के प्रसाद के रूप में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर लोग होली के त्योहार में भी मौज मस्ती के लिए करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, क्या नुकसान होता है। लोगों को लगता है जिंदगी का असली मजा इन्हीं ड्रग्स में है, लेकिन इन ड्रग्स से बहुत सारे बॉडी के डिसऑर्डर्स या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस का डीएक्टिवेशन या इनएक्टिविटी हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं या फंजाई से आते हैं। मतलब आप याद रखेंगे ड्रग्स का जो मेजर सोर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेस से आते हैं एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, या फिर सम आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, फंगल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो या तो प्लांट सोर्सेस से या तो फंगल सोर्सेस से ऑब्टेन किए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि सारा का सारा नशा करता कौन है? एनिमल। कहां से कर रहा है? प्लांट से और फंगस से। ये ज्यादातर केमिकल्स या ड्रग्स जो होते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? दीज मेजर जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली दे आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये। तो ये कहानी आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखें, अब कह रहे हैं एनसीईआरटी में अगला पॉइंट कहता है ओपियोइड्स आर द ड्रग्स व्हिच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। किससे बाइंड करता है? ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड करता है, व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो सीएनएस में प्रेजेंट होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। हेरोइन जो होती है, हेरोइन ये फिल्मों वाली हेरोइन नहीं है, ये खतरनाक हेरोइन जिसे कॉमनली स्मैक कहते हैं, वैसे इसे पुअर मैन हेरोइन कहा जाता है, सस्ती हेरोइन कहा जाता है स्मैक को। लेकिन कोई बात नहीं, एनसीईआरटी कहती है स्मैक या हेरोइन, जिसे डाईएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, 3 गुना ज्यादा ताकतवर होती है मॉर्फिन की तुलना में। ये इंडिया जैसी कंट्रीज में बैन है और ये इसका इस्तेमाल करने से एचआईवी जैसे वायरसेस का खतरा, एड्स के होने का खतरा, हेपेटाइटिस बी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये बड़ी आसान, ब्लड जो कंटामिनेटेड सिरिंजेस है उसके थ्रू या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये फैलती है। तो अगर किसी इंसान ने कंटामिनेटेड नीडल, जैसे कि आप जानते हो हेरोइन का इस्तेमाल इंजेक्शन के थ्रू करते हैं लोग, तो जिसने वो इंजेक्शन करी, उस इंजेक्शन को उसने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया और उस केमिकल को इंजेक्ट करने के बाद सेम सिरिंज अगर किसी और ने यूज करी
वैसे में शेयरिंग की वजह से इंसानों में इससे होने वाली बीमारियों का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये बहुत ही पोटेंट है। अगर हम उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, एक ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन होती है, बिटर कड़वी होती है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड कहते हैं, ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके इन्हें प्राप्त किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, इसे पॉपी प्लांट के लैटेक्स से ऑब्टेन किया जाता है। उस पॉपी प्लांट का नाम होता है पेपावर सोमनीफेरम। इसको इनहेल करके, स्नॉट करके, इनहेल करके या फिर इंजेक्ट करके लिया जाता है। हेरोइन इज अ सीएनएस डिप्रेसेंट, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। बताया था आपको, कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिन सटाइवा से ऑब्टेन होने वाला केमिकल होता है, इंटरैक्ट होता है कैनाबिस के रिसेप्टर्स से, और ये रिसेप्टर्स प्रिंसिपली लोकेटेड होते हैं ब्रेन के अंदर। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, मतलब फ्लावर का इस्तेमाल किया जाता है कैनाबिस सटाइवा का, और द फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट इज यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन, अलग अलग फॉर्म इसको बनाया जाता है, इनसे ऑब्टेन किया जाता है मारिजुआना, आशीष, चरस और गंजा। तो ये याद रखना है, आशीष एक बदमाश लड़का है जो मारिया को छेड़ रहा था। तो मारिया ने क्या किया, मारिया ने आशीष को 4 लपड़ लगाए और उसे गंजा करके घर भेज दिया। मारिया ने आशीष नाम के लड़के को जो उसे छेड़ रहा था उसको 4 लपड़ लगाए और गंजा करके घर भेज दिया। चारों याद रखेंगे, मारी मतलब मारिजुआना, मारिया हो गई वो, आशीष का मतलब हशीश हो गया, 4 का मतलब चरस हो गया, गंजा करने का मतलब हो गया गांजा। तो ये चारों के चारों कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल है, दिमाग में ऐसे याद कर सकते हो आप, बहुत जरूरी नहीं है ये ट्रिक, आपको बस कंसेप्ट अगर क्लियर है, चीजों को आपने पढ़ रखा है तो आपको भूलेगा नहीं वैसे भी। इसलिए बहुत ज्यादा ट्रिक पे मत भागो, भागो तो किसके भागो कि क्या चीज हमें पढ़नी है, एक्सट्रैक्ट निकालो उस पूरे लेक्चर का, उस कंसेप्ट का एक्सट्रैक्ट निकालो और देखो कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जनरली टेकन बाय द इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कैनाबिनॉइड्स का इफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पेज कहता है कोका एल्कलॉइड्स के बारे में, कोकीन के बारे में। तो ये कोका एल्कलॉइड ऑब्टेन होता है एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से, व्हिच इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। एनसीईआरटी के पॉइंट है, याद कर सकते हो। इट इंटरफियर्स विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन ट्रांसपोर्ट। कोकीन जो होता है कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, जिसे स्नॉट किया जाता है, इनहेल किया जाता है। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है सेंस ऑफ एनर्जी, ये फेक एनर्जी फील कराता है लोगों को, एनर्जेटिक फील कराता है। सेंस ऑफ वेलबींग भी इसे कह सकते हैं, सेंस ऑफ वेलबींग कह सकते हैं, एनर्जी से बेटर यहां लिख ले। यूफोरिया का मतलब होता है सेंस ऑफ वेलबींग, सेंस ऑफ वेलबींग कहते हैं। तो ये वेलबींग की फीलिंग कराता है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं। तो ये वेलबींग की फीलिंग करा रहा है, लेकिन अगर इसका डोज ज्यादा हो जाए तो इंसान हैलुसिनेशन में चला जाता है, मेंटली डिसेबल हो सकता है, मेंटल कंडीशन उसकी अबनॉर्मल हो सकती है। तो नॉर्मली तो इंसान इस कोकीन का इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी गेन करने के लिए, लेकिन उसके लिए वो हैलुसिनेशन क्रिएट कर रहा है, फॉल्स इमेजिनेशन। हैलुसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स इमेजिनेशन, उल्टे सीधे ख्यालात आने लगते हैं, स्टोरी बनाने लगता है बैठे बैठे इंसान, बैठे बैठे इमेज को रियलिटी समझने लगता है, किसी की परछाई भी उसे डराती है, मतलब एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है हैलुसिनेशन। तो आप देखो, अगर एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन ले ली जाती है तो एक्सेसिव डोज ऑफ कोकीन कैन कॉज हैलुसिनेशन। और अदर वेल नोन हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी के साथ जो है एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है धतूरा और एट्रोपा। दीस डेज कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। कैनाबिनॉइड्स का इस्तेमाल स्पोर्ट्स पर्सन भी कर रहे हैं, जो कि अपनी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मतलब बहुत सारे पर्पसेस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग्स जैसे कि बार्बिट्यूरेट, एम्फेटामाइन्स या बेंजोडाइज़ेपाइन, ये एग्जांपल याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, ये बॉक्स में कर देना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है नॉर्मली मेडिसिनल पर्पस से टू हेल्प द पेशेंट विद मेंटल इलनेस। इसके पहले जो हम पढ़ रहे थे वो किसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए किया जा रहा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेडिकल पर्पस से यूज किए जाने वाले ड्रग हैं, ये भी एडिक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में या इंसोम्निया, किसी को नींद नहीं आ रही है, इस तरीके की बीमारियों में लोगों को इस तरह की दवाएं दी जाती हैं। और इस तरीके से जब ये दवाएं यूज की जाती हैं, उसमें से मॉर्फिन जो कि बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव पेनकिलर कहा जाता है, यूजफुल होता है पेशेंट के लिए। जो लोग अभी सर्जरी करा करके आए हैं, तो अंडरगॉन सर्जरी, सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी हैव बीन आल्सो यूज्ड हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स इन फोक मेडिसिन, रिलीजियस सेरेमनीज, रिचुअल्स में इसका इस्तेमाल करते रहे लोग, आज से नहीं सदियों पहले से करते रहे लोग। फूकते रहे हैं, सुट्टा उड़ाते रहे हैं, धुआं लगाते रहे हैं, चाहे वो रिचुअल्स हो, चाहे वो रिलीजियस एक्टिविटीज हो, चाहे वो फोक फेस्टिवल्स हो रहे हो, कई सारी एक्टिविटीज के दौरान इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। लोग इनके लिए आदी, इनके लिए एडिक्शन डेवलप कर लेते हैं, इसके आदी हो जाते हैं, इसके लिए उनके अंदर एक रेगुलर एक डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, इसी को कहते हैं एडिक्शन। और इन्हीं ड्रग्स के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है, इनको आप एग्जांपल्स में याद कर लोगे। ये सारी की सारी ड्रग्स अगर व्हेन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन मेडिसिनल यूज और अमाउंट्स फ्रीक्वेंसी दैट इंपेयर्स वंस फिजिकल, कह रहे किसी इंसान की फिजिकल कंडीशन को, उस इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन को, उस इंसान के साइकोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट करता है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, तीनों कंडीशन को अफेक्ट करता है, इसे कहते हैं ड्रग अब्यूज। नॉर्मल से ज्यादा अति में किसी चीज का इस्तेमाल करना, ये एडिक्शन कॉज करता है, ये अब्यूज कॉज करता है। और इससे फिजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों कंडीशंस अफेक्ट होती हैं ड्रग अब्यूज से। तो ड्रग की एनसीईआरटी की बातें कुछ ऐसी थी। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी ड्रग्स जिनका चित्र एनसीईआरटी में दिया है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप इसको याद रखेंगे, चित्रों से आप याद कर सकते हैं। ये आप देख लें, ये सारे के सारे जो नाम हैं ये एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल है। कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ये स्ट्रक्चर देखो और फंक्शन बताओ, तो याद रखेंगे एनसीईआरटी में दिया है ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर, बस खाली चित्र देख करके याद करें, बनाने का कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी इसको आपको स्ट्रक्चरल इसकी केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए कई सारे बक्से हैं जहां पे आप देखो एक कंप्लीट बेंजीन रिंग दिखाई दे रही है और 2 बेंजीन रिंग इनकम्प्लीट दिखाई दे रही है, एक कंप्लीट है और बाकी 2 इनकम्प्लीट बेंजीन रिंग है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो 3 बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर। और वहां पे ये देखो ये भी बेंजीन बना रही है लेकिन बन नहीं पा रही, ऐसे दिमाग में रख लो, इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं है, रिंग्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बेंजीन जैसी रिंग का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, वो स्ट्रक्चर बेसिकली कैनाबिनॉइड्स का होता है। पत्तियों को देख के पहचानना हो जाए तो सपोज करो इस पत्ती को देख लिया, इस पूरे प्लांट को देख लिया, तो ये पॉपी प्लांट आ जाता है, पेपावर सोमनीफेरम, ये कैनाबिस सटाइवा की लीफ है, और ये धतूरा जिसे हैलुसिनोजन कहते हैं, ये एक अदर हैलुसिनोजन में जैसे एनसीईआरटी में धतूरा दिया है और एट्रोपा दिया है, ये भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स एनसीईआरटी के ही है। आप इन चित्रों को याद रख सकते हैं, इनके फंक्शन इनके चित्रों पर आधारित भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये चित्र दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका फंक्शन बताओ, तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ड्रग से रिलेटेड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं टोबैको की। एनसीईआरटी के अगले पन्ने पर टोबैको की कहानी दे रखी है और टोबैको की कहानी ये कहती है कि टोबैको तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान मसाला ओरली इंटेक किया जाता है। तंबाकू का इनहेलेशन भी किया जाता है, लोग सिगरेट इनहेल भी करते हैं, ओरली इंटेक भी करते हैं, इनहेलेशन भी करते हैं, उसका धुआं भी लेते हैं, मतलब इट कैन बी स्मोक्ड और इट कैन बी इनहेल्ड और इट कैन बी ओरली टेकन, इट कैन बी च्यूड। तो च्यूइंग की जाती है, इनहेलेशन की जाती है, स्मोक की जाती है।
तो तंबाकू का इस्तेमाल आज से नहीं कई साल पहले शुरू हो गया था। लगभग 400 साल से भी पुराना है तंबाकू का इतिहास। तंबाकू का जो इस्तेमाल है वो लगभग 400 साल से भी पुराना है। सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल रेड इंडियंस ने किया था। ऐसे इंडियन जिनको हम इंडियंस कहते हैं, बट बेसिकली वो बेसिकली अमेरिका में रहने वाले लोग थे जिन्हें इंडियंस समझा गया था या जिन्हें इंडियंस कहा गया था। तो ऐसे रेड इंडियंस जिन्होंने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था वो इस टोबैको प्लांट की, निकोटियाना टोबैको जिसे हम कहते हैं, टोबैको प्लांट जो होता है, टोबैको प्लांट जो होता है बेटा जी, उसकी जो लीफ है, टोबैको प्लांट जिसका नाम है निकोटियाना, निकोटियाना टोबैकम, टोबैकम नाम है। इस निकोटियाना टोबैकम नाम के प्लांट्स, निकोटियाना टोबैकम नाम के प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उनकी ड्राइड लीव्स, सूखी हुई पत्तियां, ड्राइड एंड क्योर्ड लीव्स जो होती हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट लॉस हो चुका है, ड्राइड लीव्स हैं, क्योर्ड लीव्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सूखी हुई पत्तियां यूज की जाती है और उसको रगड़ रगड़ के मसल के तैयार किया जाता है गुटखा, खैनी, पान मसाला, तंबाकू। और इनका इस्तेमाल किया जाता है ओरली, इनको ओरली इंटेक किया जाता है, इनका ओरल इंटेक किया जाता है, च्यू किया जाता है, इट इज च्यूड, और च्यूइंग के साथ साथ इट इज ईदर इनहेल्ड और स्मोक्ड। इन्हें इनहेल किया जाता है या स्मोक किया जाता है। और जब इनका इनहेलेशन किया जाता है, स्मोक किया जाता है, लोगों का पर्पस होता है दिमाग को खुशी देने का, आनंद देने का, एनर्जी फील करने का। और क्या रिलेशन है इसकी एनर्जी फील करने से, मैं वो भी बता देता हूं। ये जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखा तो रहता है, पैकेट पे लिखा तो रहता है, लेकिन इनका इस्तेमाल जो स्मोकिंग है या टोबैको का इस्तेमाल है, दैट इंड्यूसेस द एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। एड्रीनल ग्लैंड से बोलता है भाई ग्लैंड तुम एक्टिवेट हो जाओ और रिलीज करो एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। क्या रिलीज करो? ये रिलीज करो एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। नॉर एड्रीनलिन रिलीज करो, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन रिलीज करो तुम। ये है इसकी इंपॉर्टेंस। तो ध्यान रखेंगे, स्मोकिंग एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, एड्रीनलिन रिलीज कराता है, नॉर एड्रीनलिन के रिलीज को प्रमोट कराता है। इसलिए लोगों को फील होता है कि कहीं ना कहीं जो एड्रीनलिन है, जैसा कि हम जानते हैं, ये ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर नहीं करता, इंक्रीज करता है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाता है, ब्रेथ रेट को बढ़ाता है। तो लोगों को लगता है वाह, ये हार्ट एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, मतलब ये हमारी बॉडी को एनहांस करने का काम कर रहा है। लेकिन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर इन केमिकल्स का बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है आप देख सकते हो। इनका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर मतलब ये एडिक्शन कॉज करता है, एक फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस कॉज करता है। और जो प्रोलॉन्ग्ड यूज है इसका, कंटिन्यूअस यूज जो होता है या एक्सेसिव यूज जिसे हम कहते हैं, अगर हम टोबैको एडिक्शन की बात करें, कोई एडिक्टेड हो चुका है, एडिक्टेड हो चुका है, एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे ये कॉज करता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इंक्रीज करती है, ये एग्रेशन ये इंक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कॉज करता है, ये कॉज करता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन का भी कॉज हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का भी कॉज हो गया यही, और ये कॉज करता है, इसका प्रोलॉन्ग्ड यूज कॉज करता है एम्फाइजीमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्फाइजीमा। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है लंग से एल्वियोलाई से रिलेटेड, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ये हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन में, ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज सरफेस एरिया। और ये प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर लंग्स डैमेज, सरफेस एरिया डिक्रीज, ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई भी कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस जिसे कहते हैं, ये ब्रोंकाइटिस भी कॉज करता है, और भी दुनिया भर की परेशानियां। और इतना ही नहीं, स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग कैन आल्सो कॉज, स्मोकिंग जो प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिगरेट स्मोक है, कैन आल्सो लीड टू कैंसर, कैन आल्सो लीड्स टू कैंसर, कैंसर ऑफ लंग्स, कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर भी लिख सकते हो आप, और कैंसर ऑफ ब्लैडर, कैंसर ऑफ ब्लैडर भी कॉज कर सकता है ये, और साथ ही साथ ये थ्रोट में भी कैंसर कॉज करता है, थ्रोट में भी कैंसर कॉज करता है, ब्लैडर में भी कैंसर कॉज करता है, प्रोस्टेट में भी कैंसर कॉज कर सकता है, लंग कैंसर कॉज करता है। और अगर इसी का ओरल इंटेक करते हैं, च्यूइंग ऑफ ओरल, च्यूइंग की अगर हम बात करें या ओरल टोबैको इंटेक की बात करें, तो दिस कैन आल्सो लीड टू कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। टोबैको के स्मोक में, सिगरेट स्मोक में बहुत ही कॉमन केमिकल होता है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिगरेट के स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग या इंटेक जो होता है, ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करके, बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है ये बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 गुना ज्यादा होती है। ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड 200 से 300 गुना ज्यादा तेजी से बाइंड करता है। इसीलिए ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है तो हीम बाउंड ऑक्सीजन होता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन हीम बाउंड ऑक्सीजन। जो ब्लड हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है ऑक्सीजन, उसे कहते हैं हीम बाउंड ऑक्सीजन, डिक्रीज कर जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाता है, ब्रेथलेसनेस, सफोकेशन या टिश्यू डैमेज, और कभी कभी ये डेथ में भी रिजल्ट कर सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है। याद रखें, सिगरेट स्मोक इंक्रीजेस द कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। और जब ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन से उसकी बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपेयर में 200 से 300 गुना ज्यादा होती है, और हीम बाउंड ऑक्सीजन की कमी होगी, ब्रेथलेसनेस, सफोकेशन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज तक भी हो सकता है। तो ये टोबैको एडिक्शन के होने वाले ड्रॉबैक्स और इनसे होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। एनसीईआरटी में भी सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है, आप देखोगे मैंने हाईलाइट कर दिया, वही जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है, बाकी सब जनरल पॉइंट्स हैं। जनरल पॉइंट का मतलब स्मोकिंग पेव्स द वे टू द हार्ड ड्रग्स, मतलब स्मोकिंग का इस्तेमाल करने वाले रास्ता खोल देते हैं कई सारी ड्रग एडिक्शन का। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ड्रग एडिक्शन की भी आदत लगने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक बात। दूसरा, यार टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स मोर देन 400 ईयर्स, आज से नहीं 400 साल पुरानी कहानियां हैं, इंसान टोबैको का इस्तेमाल कर रहा है। इट इज स्मोक्ड, च्यूड और स्नफ्ड, या तो ये इनहेल किया जाता है, स्नफ किया जाता है, इनहेलेशन इसकी होती है, या फिर इसको स्मोक किया जाता है। टोबैको कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल्स सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग, इसमें निकोटीन पाया जाता है, इसमें निकोटीन पाया जाता है जो कि एक एल्कलॉइड होता है। निकोटीन जो उसमें होता है वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जो कि वैसे तो इमरजेंसी हार्मोन कहे जाते हैं, लेकिन हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। स्मोकिंग इज
एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर। यूरिनरी ब्लैडर, उसमें जो आपने लिखा था भी उसमें ऐड कर सकते हो, ब्लैडर में होने वाला कैंसर, थ्रोट कैंसर भी कॉज करता है, ब्रोंकाइटिस कॉज करता है, हार्ट डिजीजेस कॉज करता है और अल्सर भी कॉज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। टोबैको की च्यूइंग एसोसिएटेड है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी, increased risk of cancer of oral cavity. Smoking increases carbon monoxide content in blood, reduces the concentration of heme bound oxygen and it causes deficiency of oxygen in the body. तो ये जो highlighted portion है इसमें सारा टोबैको का खेला लिखा हुआ है। बाकी जनरल पॉइंट्स हैं, one buys the packet of cigarette, one cannot miss the warning statutory warning, जिसे हम वैधानिक चेतावनी कहते हैं, सावधानी लिखा हुआ है, सावधान, इसका इस्तेमाल कैंसर कॉज कर सकता है। इनटेक ऑफ टोबैको कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उसको देखने के बावजूद भी लोग इसे इग्नोर करते हैं और फूकते रहते हैं, जिंदगी के मजे को धुएं में उड़ाते रहते हैं। तो गाने बने हैं ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, तो लोग सोचते हैं बड़ा ही फन का काम है, बड़ा ही फन का काम, उन्हें पता नहीं कि कितना वो डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। अगर कोई सिगरेट पीता हुआ इंसान किसी प्रेग्नेंट लेडी के आसपास रहता है, उससे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नुकसान होता है, फीटस को भी नुकसान होता है। मदर अगर प्रेगनेंसी में, जो फीमेल है वो अगर प्रेगनेंसी में ड्रिंक करती है, सिगरेट स्मोकिंग करती है, अल्कोहल का इंटेक करती है, कंजम्पशन करती है, तो ये भी उसके लिए घातक सिद्ध होता है, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाते हैं बच्चों में, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाते हैं, बच्चे अपंग पैदा होते हैं, कोई स्ट्रक्चर डिफॉर्मेशन हो सकता है, डिफॉर्मिटी हो सकती है, जिसे मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट कहते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, कहते हैं हमारी बॉडी कुछ नहीं होगा, बहुत मजबूत है, बहुत इम्यून है, हमको कुछ नहीं होगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके साथ ऐसा ही कुछ होता है। मैं ये नहीं कहता जो लोग सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते वो मरेंगे नहीं, वो अमर है, लेकिन जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके साथ उनकी लाइफ स्टाइल या उनकी जो बॉडी का जो बिहेवियर है, वो जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं उनकी बॉडी का जो एक्टिविटी है, उनका जो बिहेवियर है अपनी फैमिली को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, ये बड़ा ही डिस्टर्बिंग टाइप का है बेटा जी, बहुत डिस्टर्बिंग है। इसलिए कोशिश करें जहां तक हो सके, मेरे इस रिक्वेस्ट को समझें कि डोंट इवन इन योर लाइफ, इफ यू आर यूजिंग, आप में से जो कोई भी इन लत से जुड़ रहा है, प्लीज धीरे धीरे करके इन्हें छोड़ दें। इनसे आपका भला नहीं होने वाला, इनसे होगा तो केवल नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। फैमिली प्रॉब्लम्स, आपकी भी तो अपनी जनरेशन आएगी, आप खुद अभी ये नहीं समझ रहे हो, लेकिन आपकी खुद की जनरेशन अपने बच्चे आपके सामने सिगरेट या बीड़ी पीना शुरू करेंगे, फिर आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू होती है। तो समझा मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, मैं आपके लिए ये रिस्पांसिबिलिटी समझता हूं बेटा, कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इन चीजों के होने वाले खतरे से वार्न करूं। जिन चीजों से आपके दिमाग का खुद का कंट्रोल लॉस हो सकता है, अपनी खुद की एक्टिविटी सोचो, आप अपने घर में क्या कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ आपका बर्ताव कैसा हो सकता है, आप अपना कंट्रोल लॉस कर चुके हो, आपका बिहेवियरल चेंजेस, एग्रेशन, जो आपका एग्रेशन है कहीं आपके लिए खुद घातक ना साबित हो जाए, तो आपका ही नुकसान है, आपकी फैमिली का ही नुकसान है। तो ध्यान रखें, सावधान रहें। अगर आप नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं से किसी वजह से भी अगर आपको ये सारी चीजों के साथ अगर आदत बनती जा रही है या आपको अच्छा लगने लगा है, तो आप तुरंत इनसे दूर हो जाएं, या धीरे धीरे करके जितना जल्दी हो सके इन्हें छोड़ दें, क्योंकि तुरंत छोड़ना भी नुकसानदायक हो सकता है और इरिटेटिंग फील करें और ज्यादा फिर कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो अगर एकदम से छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद ऐसी इरिटेशन होती है कि और ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी हैबिट डेवलप करोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो या योगा करते हो या मेडिटेशन करते हो, तो ऐसी बुरी आदतों को बहुत जल्दी छोड़ा जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते, आराम से धीरे धीरे इसे छोड़ा जा सकता है। तो चलते हैं अगली कहानी पर, अल्कोहल की भी दो चार बातें कर ली जाए, खत्म करते हैं इस चैप्टर को। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल में जो लोग इंटेक करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, वो इथाइल अल्कोहल करते हैं, C2H5OH। दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ अल्कोहल, जिसे अलग अलग तरीके से लिया जाता है, ब्रांडी, विस्की, वाइन, बियर के फॉर्म में लिया जाता है, रम के फॉर्म में लिया जाता है, लेकिन अल्कोहल भी एक तरीके का, अल्कोहल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होता है, कुछ लोग इसे स्टिमुलेंट समझते हैं, लेकिन सीधा सीधा याद रखें, अल्कोहल इज CNS डिप्रेसेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेसेंट कहा जाता है अल्कोहल को। ये CNS डिप्रेसेंट है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अल्कोहल स्टिमुलेंट है। उसका भी रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि जब अल्कोहल कंज्यूम की जाती है, अल्कोहल इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब, अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन से अल्कोहल अब्सॉर्ब की जाती है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन रीच टू द लिवर एंड देन वाया ब्लड इट इज ट्रांसपोर्ट की जाती है, ट्रांसपोर्टेड टू लिवर सेल। और लिवर में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि लिवर में एक एंजाइम होता है जो इसे मेटाबोलाइज करता है। लिवर में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंड मेटाबोलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम होता है लिवर में बेटा, एक एंजाइम है लिवर में जिसका नाम होता है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम है अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। तो ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर एंड मेटाबोलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज नाम के एंजाइम से इसे मेटाबोलाइज किया जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है जब लिवर में होता है, हियर इट इज कन्वर्टेड इनटू फैट। नाउ द अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू फैट। अल्कोहल इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैट। फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फैट है सोर्स ऑफ हीट जनरेशन, फैट है सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट का कंजम्पशन करके बॉडी हीट जनरेट करती है, थर्मोजेनेसिस करती है, बॉडी को फील होता है कि मैं गर्म हो रही हूं, बॉडी में हीट प्रोडक्शन होता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो फैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसी फैट से कंज्यूम करके एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए इट इज कंसीडर्ड एज स्टिमुलेंट। लेकिन बिल्कुल मिथ है ये, अल्कोहल इज ऑलवेज अ डिप्रेसेंट। याद रखेंगे, अल्कोहल को हमेशा हम एक डिप्रेसेंट ही मानेंगे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को अफेक्ट करता है, डिक्रीज कर देता है। इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म अगर आप देखते हो, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं आप देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म के इफेक्ट्स देखते हैं। तो अल्कोहलिज्म के इफेक्ट्स में आप देखोगे सबसे पहले इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या कर देता है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। CNS डिप्रेसेंट कहते हैं, ये डिप्रेस कर देता है, नर्व के फंक्शन को डिक्रीज कर देता है, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन को स्लो डाउन कर देता है, ब्रेन फंक्शन को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट ब्रेन फंक्शन, बॉडी का जो रिएक्शन टाइम है वो स्लो हो जाता है, इनहिबिट ब्रेन फंक्शन। मसल्स पे कंट्रोल लॉस होने लगता है, ब्रेन के फंक्शन को अफेक्ट होने की वजह से ही लैक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ऑन मसल्स, लैक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ऑन मसल्स।
जो मसल्स का जो कंट्रोल है, क्योंकि ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, इसलिए जो वॉलंटरी मसल्स का कंट्रोल है वो भी खो जाता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मसल्स के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। एक सबसे मेजर पार्ट है सेरिब्रम और उसके साथ असिस्टेंट का काम करता है सेरिबेलम। ये दोनों पार्ट इनएक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन का फंक्शन इन दोनों के जो पार्ट्स के फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, इसलिए मसल पे कंट्रोल खो जाता है। इंसान के चलने की जो चाल होती है वो ठीक से वो चल नहीं पाता, इसे कहते हैं स्टैगर्ड गेट, लड़खड़ाते हुए कदम, और वो बोलने की एबिलिटी लॉस होने लगती है, उसे कहते हैं इनकोहेरेंट स्पीच, मतलब एबिलिटी टू स्पीक एंड एबिलिटी टू वॉक दोनों इनहिबिट हो जाती है। इनएबिलिटी टू स्पीक, इनएबिलिटी टू वॉक, मसल्स पे कंट्रोल खोया है किसी इंसान का। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कॉज करता है ये। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कॉज करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सिगरेट के साथ अगर इसी को मिला दिया जाए तो भाई साहब और खतरा बढ़ जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि बहुत ही कॉमन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने पढ़ा था, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है। इफेक्ट ऑन लिवर, हेपेटाइटिस हो जाती है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, लिवर के ऊपर डैमेज हो जाता है, लिवर भी डैमेज हो जाता है, लिवर सेल्स डैमेज हो जाती हैं। इट मे लीड टू लिवर सिरहोसिस, बहुत ही डेंजरस डिजीज है, जहां नॉर्मल लिवर सेल्स रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस सेल्स, फाइब्रोसाइट्स की ग्रोथ, एक्सेसिव फाइब्रोसाइट्स की ग्रोथ हो जाती है, दूसरे टिश्यूज नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस कर देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन हो जाती है, तो लिवर डैमेज हो जाता है, उसे कहते हैं सिरहोसिस। द डैमेज ऑफ लिवर, नॉर्मल लिवर सेल्स आर डैमेज्ड, लिवर सेल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती है। तो लिवर पे इफेक्ट पड़ रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट पड़ रहा है, और ना जाने कितने इफेक्ट। मदर अगर प्रेगनेंसी में इसका कंजम्पशन कर रही है तो बेबी को डेवलपमेंट में डिफेक्ट हो जाता है। इफ अल्कोहल इज कंज्यूम्ड बाय द प्रेग्नेंट मदर, इन प्रेग्नेंट मदर में अल्कोहल का कंजम्पशन अगर किया जाता है, इट कैन कॉज डिफेक्ट्स इन डेवलपिंग फीटस, इट कैन कॉज डिफेक्ट्स इन डेवलपिंग फीटस। जो फीटस डेवलप हो रहा है उस फीटस के लिए भी डेंजरस होता है, उस फीटस को भी नुकसान पहुंचा सकता है, डेवलपिंग फीटस में डिफेक्ट कॉज करता है। टर्म यूज करते हैं, इसे कहते हैं फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम। फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम मतलब अल्कोहल का एक्सेसिव यूज करना किसी भी इंसान के लिए ओवरऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, ओवरऑल बॉडी एक्टिविटी, चाहे वो न्यूरल फंक्शन हो, लिवर फंक्शन हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस हो, या हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स की एक्टिविटी हो, हार्ट की एक्टिविटी हो और ब्रेन की एक्टिविटी हो, इन सारे पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर प्रेगनेंसी में मदर इसका इस्तेमाल करती है तो बच्चे को भी मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उसे फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम कहते हैं, FAS कहते हैं, क्योंकि अल्कोहल प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और उसके अंदर डेवलपमेंट डिफेक्ट कॉज करता है। तो ये पोटेंट केमिकल्स कहे जाते हैं जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में बच्चों के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है अल्कोहल से। ये तो कुछ ड्रग्स जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही लिमिटेड, मतलब अल्कोहल की बात करें, टोबैको की बात करें और ड्रग्स की, ये बहुत ही कॉमन हो रखी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने फूड में, अपने कंजम्पशन में यूज करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग का शौक लगता है तो हम स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे पहलवान, हमसे ताकतवर धरती दुनिया में कोई ना हो, तो ऐसे में क्या होता है, हम क्या करने लगते हैं, ऐसे केमिकल्स का कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं जो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना शुरू कर दे, प्रोटीन मास को बढ़ाना कर दे। तो अब ऐसे में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन शुरू हो जाता है। स्टेरॉइड्स ऑलरेडी आपकी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन के फॉर्म में है, फैट के फॉर्म में आपकी बॉडी में है, हार्मोन्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टेरॉइड्स, आप बाहर से भी स्टेरॉइड्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हो। इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये भी काफी खतरनाक होते हैं। लड़का हो या लड़की, अगर दोनों इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी ज्यादातर इनका कंजम्पशन करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी इनका कंजम्पशन करते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए ऐसे केमिकल के साथ उनका आमना सामना हो जाता है, उन्हें इन चीजों की आदत लग जाती है, एडिक्शन हो जाती है। और ऐसी एडिक्शन में आप देखोगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स मेल्स के केस में अगर आप देखोगे तो मेल्स के केस में स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर सकती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। मेल्स के अंदर जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस हैं उसमें टेस्टिस के ऊपर, स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर मेजर इफेक्ट होता है इनका। मेल की मेलनेस खत्म हो जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से ऊपर इफेक्ट पड़ता है इनका, उनकी बॉडी में उनके बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मतलब कंप्लीट फिजिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ना। फीमेल के केस में अगर आप देखोगे तो फीमेल्स के काफी सिग्निफिकेंट डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल अगर फीमेल्स करती हैं तो उनमें मेल पैटर्न वाले हेयर्स डेवलप होने लगते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन का रोल मेल्स में होता है स्किन पे हेयर्स का डेवलपमेंट होना, फीमेल्स में भी हेयर्स मेल पैटर्न वाले डेवलप होने लगते हैं, हिरस्यूटिज्म कहा जाता है उसको। तो मेल जैसी हो जाती है फीमेल, फीमेल की वॉइस मेल जैसी हो जाती है। फीमेल में जो कंडीशन है, बॉडी की जो कंडीशन है, जैसे फीमेल्स में देखें तो वहां पे क्लाइटोरिस में एनलार्जमेंट शुरू हो जाता है। मेल में पेनिस एनलार्ज होता है तो फीमेल में क्लाइटोरिस पेनिस जैसा ही है, स्ट्रक्चरली, फंक्शनली नहीं, ओरिजिन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, वो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो उसमें भी इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, उसके पास भी कुछ सेम रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब स्टेरॉइड्स बढ़ेंगे, एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो फीमेल में क्लाइटोरियल एनलार्जमेंट में रिजल्ट करता है। मेल्स में अगर यही देखा जाए तो ब्रेस्ट ग्लैंड डेवलप होने लगती है, मेल्स की मेमोरी ग्लैंड, गायनेकोमास्टिज्म हो जाता है मेल्स में। फीमेल की वॉइस मेल जैसी हो जाती है, फीमेल्स में वॉइस मेल जैसी हो जाती है, चेहरे पे छोटे 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 धब्बे, मुहासे बनने लगते हैं, पिंपल्स आने लगते हैं, एक्ने आने लगती है, कह रहे कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल्स में, जो कि स्टेरॉइड्स के ओवर कंजम्पशन, मोर मस्कुलाइन बॉडी, फीमेल की बॉडी ज्यादा से ज्यादा मस्कुलर होने लगती है, मस्कुलाइन बॉडी होने लगती है और उसके अंदर डिफेक्ट्स आने लगते हैं। एनसीईआरटी ने कुछ इन्हीं बातों पे फोकस किया है अल्कोहल के अलावा, जरा इनको देख लेते हैं। अभी आपको मैं मार्क कर देता हूं कहां से कहां एनसीईआरटी के पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस मे आल्सो हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इट कुड लीड टू हेवी ड्रिंकिंग, कह रहे एडोलेसेंट पीरियड में अल्कोहल का इस्तेमाल अगर करता है कोई, एडोलेसेंट पीरियड में अगर किसी ने स्टार्ट कर दिया इन केमिकल का इस्तेमाल करना तो उसके छोटे मतलब इमीडिएट इसके इफेक्ट नहीं, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, आगे आने वाले समय में मिलेंगे देखने को। कह रहे इट कुड लीड टू हेवी ड्रिंकिंग, आदत पड़ जाएगी, पहले शुरुआत में कम, बाद में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इसलिए आप याद रखोगे, एक और टर्म मैं लिख देता हूं यहां पे, एडिक्शन, जिसे हम साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस कहते हैं। एडिक्शन को कहा जाता है डिजीज ऑफ मोर, डिजीज ऑफ मोर कहते हैं, ये दिल मांगे मोर कहते हैं। मतलब एक इंसान का पेट अगर भर भी जाए तो मन नहीं भरता, क्या नहीं भरता, कह रहे एक इंसान का अगर पेट भर जाए तो मन नहीं भरता, और चाहिए और। तो धीरे धीरे पहले स्मॉल डोजेज और धीरे धीरे फिर पैक का साइज बड़ा होने लगता है, जो बॉटल है उसका साइज बढ़ने लगता है, एक के बजाय 4 बोतलें गटकने लगता है इंसान, तो उससे अपनी जिंदगी में आनंद वहीं दिखाई देता है और ऐसे में हेवी ड्रिंकिंग शुरू हो जाती है। अडल्टहुड आते आते, जवान होते होते वो नशेड़ी हो जाता है पूरा। द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लिवर,
जितना ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल कोई करता है अल्टीमेटली इनका मेटाबॉलिज्म लिवर में ही होता है, चाहे अल्कोहल हो या ड्रग हो। लिवर एक साइट है जहां पे बहुत सारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस उनको मेटाबोलाइज किया जाता है। तो लिवर जो मेटाबॉलिज्म का बैकबोन कहा जाता है, इसमें अल्कोहल और ड्रग जैसे केमिकल्स अगर ज्यादा पहुंचाएंगे तो वो लिवर को डैमेज कर देता है, नर्वस सिस्टम के साथ लिवर को भी डैमेज कर देता है और लिवर में डिजीज जो बहुत ही डेंजरस होता है नाम है सिरोसिस। यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आल्सो अफेक्ट्स द फीटस। मैंने आपको बताया फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम कॉज करता है। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट स्पोर्ट्स पर्सन डू टू एनहांस द परफॉर्मेंस। दे मिसयूज द नार्कोटिक पेनकिलर्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डायूरेटिक्स, सर्टेन हार्मोन्स इन द स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क टू प्रमोट एग्रेसिवनेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द एथलीट परफॉर्मेंस। क्या इनका साइड इफेक्ट क्या है? देखिए, द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल। फीमेल में क्या होता है? फीमेल मेल जैसी बॉडी हो जाती है, मैस्कुलिनाइजेशन, फीचर लाइक मेल्स, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, फीमेल में मेल जैसे एग्रेशन, मूड स्विंग, डिप्रेशन, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन और एक्सेसिव हेयर जैसी हेयर की ग्रोथ, फेस पे, बॉडी पे, एनलार्जमेंट ऑफ द क्लाइटोरिस और वॉइस में चेंजेस, मेल जैसी भारी आवाज। मेल्स के अंदर क्या होने लगता है? एक्ने आने लगते हैं, इंक्रीज एग्रेसिवनेस आने लगता है, मूड स्विंग्स होता है, डिप्रेशन आता है, रिडक्शन टू द साइज ऑफ टेस्टिकल आने लगता है, डिक्रीज स्पर्म काउंट, पोटेंशियल किडनी डैमेज एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, गायनेकोमेस्टिया हो जाती है, प्रीमैच्योर बाल्डनेस हो जाती है और एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जैसे हमारे बॉडी में एक्सेसिव रोल, अगर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाए तो जो इफेक्ट्स हो सकते हैं, एस्ट्रोजन का इफेक्ट अगर बढ़ जाए मेल्स में तो जो इफेक्ट्स हो सकते हैं वो पॉसिबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। फीमेल बॉडी में ऑलरेडी एस्ट्रोजन है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अगर बढ़ते हैं तो एंड्रोजन का भी फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और एंड्रोजन से जो सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं वो सब कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे वो रिप्रोडक्शन की साइकिल्स में डिफेक्ट हो या उसके बिहेवियर में देखने को मिले या ओवरऑल बॉडी के पैटर्न में, हेयर्स की ग्रोथ में देखने को मिले या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड। तो क्या स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल या केमिकल का इस्तेमाल जो बॉडी के लिए डेंजरस हो सकता है, बॉडी में हमने किस लिए लिया? हम चाहते हैं हम और स्ट्रांग बन जाए, हम चाहते हैं कि स्पोर्ट एक्टिविटी में इतने एग्रेसिव हो कि जीत के ही आए, मेडल लेकर के आए, लेकिन हम इन केमिकल्स का हार्म नहीं समझ रहे, इससे होने वाला नुकसान नहीं समझ रहे। हमें समझना पड़ेगा कि कौन से केमिकल्स हमारे लिए सही है, कौन सा फूड, कौन सी डाइट हमारे लिए सही है, क्या इन्हीं डाइट से मजबूत बन सकते हैं या कोई और तरीके भी हैं। हम अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा करके, अपने फूड के कंटेंट को, कंपोजिशन को बढ़ा करके, फूड में प्रोटीन को बढ़ा करके अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, लेकिन इन ड्रग्स के इस्तेमाल से हमेशा नुकसान ही होना है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। इन ड्रग्स के सेवन से हमेशा बचें, हमेशा अवॉइड करें, यही मेरी भी आपसे उम्मीद है, यही मेरा आपको सजेशन है। These effects may be permanent with prolonged use in adolescent male or female. Severe facial body acne and may premature closure of the growth center of the long bone may result in stunted growth also. कह बहुत सारे इनके साइड इफेक्ट्स हैं, इन सब का इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें। ये जो मैंने बोल्ड किया है मेल और फीमेल के याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट जहां लगा दिया है वहां पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के ही कुछ पॉइंट्स में दे रखा है कि कैसे कंट्रोल करें, ड्रग अब्यूज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ड्रग का जो एडिक्शन है, ड्रग का जो अब्यूज है, ड्रग का एक्सेसिव यूज है, इसे कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तरीके जो है वो क्या है, हम अवॉइड कर सकते हैं अनड्यू पीयर प्रेशर। अनड्यू प्रेशर जैसे क्या होता है कि आप जब कॉलेज में जाते हो, आप किसी नए एनवायरमेंट में जाते हो, नए एरिया में जाते हो, एक जगह से छोड़कर किसी और जगह पहुंचे, छोटे स्कूल से निकल करके बड़े स्कूल में पहुंचे, वहां पे आपके दोस्त जो सर्कल होगा कई बार उसमें अकेला फील करते हो, लोनली फील करते हो। अब आप किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हो जहां ऑलरेडी कई सारे दोस्त एक साथ ग्रुप बना करके रहते हैं, लेकिन आप वहां अकेला फील करो, तो आपके मन में भी आता है यार मैं उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता हूं, मैं उस ग्रुप से आइसोलेटेड हूं, मुझे भी शामिल होना है उस ग्रुप में, एक फीलिंग सी आती है अकेलेपन सी। तो अब वहां पे लेकिन दोस्ती करने की, उस ग्रुप में शामिल होने की कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, आपको ड्रग्स लेना पड़ेगा, आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा, आपको सिगरेट उनके साथ, अगर वो कंज्यूम करते हैं तो, अगर तो नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सिगरेट कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं तो आपको उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए भी उन केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो समाज में अच्छा दिखने के लिए, हेरोइक अपने अंदर हेरोइक एक्टिविटी दिखाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए लोगों को ऐसा फील होता है। अब आपकी भी गलती नहीं है, समाज की गलती नहीं है, समाज देख क्या रहा है, फिल्मों में भी दिखाया जाता है। हमारा फेवरेट एक्टर, हमारा जो बेस्ट एक्टर है, हमारा जो बेस्ट एक्ट्रेस है, ये जितने भी बेस्ट लोग हैं, ये सब फिल्मों में भी और अपने फिल्म के बाहर की लाइफ में भी ज्यादातर अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट कंजम्पशन, मतलब उनको हीरो दिखाया ही जाता है, जो हीरो है वो सिगरेट स्मोकिंग करेगा, ऐसा दिखाया जाता है। तो हम क्या करें, हम तो उसी एक्टर को फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन आजकल के जमाने में, आजकल के टाइम पे, प्रेजेंट सिनेरियो में फिल्में समाज का आईना नहीं है, समाज फिल्मों का आईना हो चुका है। जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है हम उसे कॉपी कर रहे हैं, जो फिल्मों में हो रहा है हम उसे कॉपी कर रहे हैं, और जो वहां दिखाया जा रहा है कि हीरो ऐसा होता है तो हमारे दिमाग में यही है, हीरो क्राइम करता है, हीरो दारू पीता है, हीरो सिगरेट पीता है। अभी कुछ दिनों पहले कुछ मूवियां आई, कुछ दिनों पहले रेगुलर आई नहीं, नाम लेकर के क्यों ही किसी को बदनाम करें, हैं नाम लेके क्यों ही किसी को बदनाम करें, हैं हमको तू अपना बना या ना बना मेरी तेरी खुशी, हमको तू अपना बना या ना बना तेरी खुशी, तू मेरे नाम से इस जमाने में बदनाम तो है। तो कह किसी और का नाम लेने की जरूरत क्या है, किसी और का नाम लेने की जरूरत क्या है, इतने नाम है और किसी का नाम लेके उसे बदनाम करने की जरूरत क्या है, ऑलरेडी वो पहले से ही समाज में काफी फेवरेट है। लोग कह रहे हैं वाह क्या एक्टिंग करी भाई, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी है, क्या करा है, समाज को दिखाया, कहा है कि मैं क्राइम करूंगा, मैं हीरो हूं, मैं सिगरेट पीऊंगा, मैं हीरो हूं, मैं बीड़ी पीऊंगा, मैं हीरो हूं, मैं दारू पीऊंगा, मैं हीरो हूं, मतलब हीरो हूं तो ये सब करूंगा। समाज क्या देख रहा है, हीरो बनने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। तो अब कह रहे हैं ये तो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्रेशर, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको किसी के ग्रुप में शामिल होने के लिए बीड़ी पीने की जरूरत नहीं है, किसी से दोस्ती करने के लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है, दोस्त खुद ब खुद बन जाएंगे। आप अपनी आइडेंटिटी बनाओ, आपके दोस्त खुद ब खुद बन जाएंगे, आप अपनी पहचान समाज में बनाओ, दोस्त खुद ब खुद बन जाएंगे। तो किसी दूसरे का प्रेशर लेकर के अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करना भाई, इसे अवॉइड करो, खुद हीरोइक बनो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, तुम है हीरो कंसिडर करें। एजुकेशन काउंसलिंग की जाए, एजुकेशन की जाए, काउंसलिंग की जाए, जो एडिक्टेड हैं या समाज के लोगों को सही एजुकेशन, सही शिक्षा, सही गाइडेंस अगर दी जाए, मेरे दिमाग में आ रहे हैं किसी भी टाइप के नेगेटिव थॉट से अगर उनको काउंसिल किया जाए, हर जगह, हर एजुकेशन फील्ड में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक काउंसलर हो जो बच्चों के अंदर हो, इन्हीं चेंजेस को काउंसिल करे। बच्चा अगर लोनली फील कर रहा है, अगर उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसे एजुकेट किया जाए, उसे काउंसिल किया जाए, उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि भाई देखो ये है इसके पोस्ट इफेक्ट, ये है इसका नुकसान, क्यों ही जाना उस फील्ड में जिस फील्ड में नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं है। ये ऐसी फील्ड है जहां पे नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं, तो क्या ही जाना उस फील्ड में। तो ऐसे काउंसलिंग, ऐसी टीचिंग जरूरी है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स, आपके दोस्तों द्वारा जो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही निकट, उनसे हेल्प ली जा सकती है। और दोस्तों का भी फर्ज बनता है कि इस दोस्ती को निभाएं, सही गाइडेंस दें। ये नहीं कि हाँ बेस्ट सही है, ये ले ले, मैंने भी ली थी, मजा आ गया, आप भाई ये मजा आ गया वाली फीलिंग नहीं लेनी, यहाँ पे मजा आ गया मतलब यही तो दोस्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही दोस्त आपका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, धक्के मार के निकाल दो ऐसे दोस्तों को अपनी जिंदगी से। जो आपको दारू बीड़ी सिगरेट पीने के लिए प्रमोट करते हैं वो आपके दोस्त नहीं, वो आपके निजी दुश्मन है, जो पिछले जन्म के दुश्मन इस जन्म में निकाल रहे हैं। धक्के मार के निकालो ऐसे दोस्तों को, ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं। तो पहली चीज तो ये कि आप अपने पेरेंट्स से हेल्प लें, टीचर से हेल्प लें। कर तो रहा हूं, कोशिश तो कर रहा हूं, जिस क्लास में भी पढ़ाता हूं इस चैप्टर को, हर बार यही कोशिश होती है कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट इन बुरी आत्माओं से बचे रहें। हर बार कोशिश यही रहती है, हर बार कोशिश रहती है, क्योंकि ये टॉपिक एक इमोशनल टच भी देता है, अपने बच्चों को सही राह दिखाने का एक मौका देता है मुझे, ताकि मैं इन्हें अच्छी बातें बता सकूं। कोशिश करो, फॉलो करो, कोशिश करो, जो सर कह रहे हैं उस पर अमल करो, दूर हटो इन चीजों से।
ये बुराई ही देंगी, अच्छाई कभी नहीं देंगी। आज नहीं समझोगे, धक्का खा करके ठोकर लग के समझोगे, लेकिन याद आएगी ये बातें, ध्यान रखना। उसके बाद है डेंजरस साइन। अगर लगता है कि एडिक्शन या ड्रग्स का इस्तेमाल कुछ हद पार कर गया है, उन डेंजर साइंस को डिस्कस किया जाए। पेरेंट्स इन चीजों को ध्यान से देखें, दोस्त देखें, टीचर देखें स्कूलों में, इन वार्निंग साइंस को, अलार्मिंग साइंस को जरूर वॉच किया जाए, निगरानी की जाए और देखा जाए कि बच्चे कहीं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। और अल्टीमेटली अगर किसी को एडिक्शन हो ही चुकी है तो उसे छोड़ने के लिए उसे मेडिकल हेल्प ली जाए। प्रोफेशनल्स बहुत सारे आजकल सेंटर बने हुए हैं, पैसे लोग यहाँ भी कमा ले रहे हैं। सोचो, लोग यहाँ से भी पैसे कमा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो 10 दिन में शराब छुड़ाएं, 15 दिन में शराब छुड़ाएं, शराब की लत छुड़ाएं, ऐसा बोर्ड लगा करके बैठे हुए, इनकी भी दुकानें चल रही हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे डॉक्टर से मिलें। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, या पेरेंट को अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पेरेंट को सही डॉक्टर को दिखाया जाए, मेडिकल हेल्प ली जाए, सही मेडिकेशन करके, काउंसलिंग करके, मोटिवेशन देकर, एक्सरसाइज करके, योगा करके, व्यायाम करके, स्पोर्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, अपना हुनर, कोई भी चीज आप जो पसंद करते हो अपनी लाइफ में, उस चीज को अपने पैशन को फॉलो करके इन सारी चीजों से दूर भागा जा सकता है। किसी भी चीज से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, बस जरूरत है आपको अपने अंदर छिपे हुए टैलेंट को तराशने की, आपको अपने अंदर छिपी हुई एनर्जी, अपने अंदर छिपी हुई पावर को समझने की। उसे किसी ड्रग या किसी, ये कह रहा हूं, ये ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी है कातिया, इसे किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, किसी ड्रग अल्कोहल के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। ये जब चाहे तब इन चीजों से दूर हट सकता है। आप चीजों के कंट्रोल में ना आए, आपके कंट्रोल में चीजें हैं। जिन चीजों को आप खाते हो, पीते हो, देखते हो, उठते बैठते हो, आप कंट्रोल करो, वो चीजें आपको कंट्रोल ना करें। ऐसी लाइफ बनाओ, ऐसी कमिटमेंट बनाओ और ऐसी पहचान बनाओ। तो इसी के साथ इस चैप्टर को आज यहाँ पर विदा लेते हैं, इस चैप्टर को विदाई देते हैं। लेकिन अभी अपने चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। जैसे कि हमारा वादा है हर चैप्टर के एंड में पीवाईक्यू करने का, वो समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब हम पीवाईक्यू करते हैं हर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रिसेंट ईयर्स के पीवाईक्यूज की, जो फटाफट से आप देखोगे, बहुत आसान है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेस इट्स ओन सेल्स एज फॉरेन बॉडी। पहला सवाल, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में अपनी ही बॉडी सेल को अपना ना मान करके, रिकॉग्नाइज करके एज अ फॉरेन बॉडी मान लिया जाता है और उसे किल कर दिया जाता है। मतलब स्टेटमेंट 1 ठीक लग रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्स है, बिल्कुल गलत बात है, गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर बन जाएगा बेटा, आंसर बनता है फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल आता है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेकर के इनकरेक्ट क्या है? तो इनकरेक्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट इन एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर होता है ऐसा कुछ। तो आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक नहीं होता, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है और धीरे धीरे डेवलप होता है। इट इज डेवलप आफ्टर बर्थ, डेवलप आफ्टर बर्थ ड्यू टू एक्सपोजर टू द न्यू एनवायरमेंट। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी प्राइमरी रिस्पांस वाला करेक्ट है। एनामनेस्टिक रिस्पांस जिसे कहते हैं, मेमोरी बेस्ड रिस्पांस, ये तीन सही है, पहला गलत है। तो आंसर बनेगा फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, आप देखिए, फाइलेरियसिस, वुचेरिया, बैंक्रॉफ्टी, अमीबाइसिस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, निमोनिया है, हीमोफिलस और रिंगवर्म है ट्राइकोफाइटॉन। तो ए का बनेगा आर, बी का बनेगा एस, सी का बनेगा पी और डीक्यू 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 डी का क्यू बन जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, आंसर फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग डिजीज एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टाइफाइड जो होता है कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, ठीक बात। निमोनिया इज कॉज्ड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो बार-बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, मतलब हम एकदम ऐसा नहीं कह सकते कि नीट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। मैं आपको इसलिए पीवाईक्यू कराता हूं ताकि आपको एहसास रहे कि पीवाईक्यू से भी क्वेश्चन रिपीट होने का चांस रहता है। इसलिए तैयारी को अपने पीवाईक्यू के साथ एक तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा कि क्या कभी कोई रिपीटिशन भी हुआ है। तो यस, रिपीटिशन के भी चांस है। एक ही टाइप के क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। फाइलेरियसिस में वुचेरिया, मलेरिया, प्लाज्मोडियम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए आर बन जाएगा, फिर वही लगता है ए आर बी एस सी पी डी क्यू, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी आंसर बन गया बेटा, आंसर बन गया फर्स्ट ऑप्शन, ए आर बी एस सी पी एंड डी क्यू डी क्यू डी क्यू। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो इन्फेक्टिव स्टेज एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्पोरोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट कहते हैं। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या बनेगा? फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रेफरेंस में आइडेंटिफाई करना है। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पांस। नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी क्विक नहीं होता है, स्लो होता है। पहले पैथोजन आएगा, फिर पहले प्राइमरी रिस्पांस होगा, फिर पैथोजन सेकंड टाइम आएगा तो सेकंडरी रिस्पांस होगा, बूस्टर रिस्पांस होगा। तो क्विक नहीं होगा, आंसर जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट होगा, जो कि रॉन्ग है। येलोइश फ्लूइड को कोलोस्ट्रम कहते हैं, सीक्रेटेड बाय मैमरी ग्लैंड, ठीक बात है। मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन अबंडेंट एंटीबॉडीज होती हैं, वो अबंडेंट एंटीबॉडी जो मदर से बेबी को मिल रही है, ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कही जाती है। इसे हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो मदर अपने बेबी को देती है। पैसिव है, मदर ने खुद बनाया और उसे दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा रहा है, बेबी की बॉडी में। तो मदर से बेबी में जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रेडीमेड एंटीबॉडी, पैसिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम, फिर देखो कोलोस्ट्रम पे ही सवाल, मतलब अगर दो अलग अलग साल में देखो तो एक में कोलोस्ट्रम में पूछा कि किस तरह की इम्यूनिटी दे रहा है, ये कह रहा है कि येलोइश फ्लूइड जो होता है मदर उसे अपने बेबी को देती है, तो उसमें क्या होता क्या है उसके अंदर? तो द केमिकल व्हिच इज प्रेजेंट हियर इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA होता है। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, आंसर यहां पे बनेगा फोर्थ ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पांस इज रिस्पांसिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ द किडनी ग्राफ्ट? तो ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट करने के लिए यहां पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जहां पे हेल्पर टी सेल और किलर टी सेल दोनों इन्वॉल्व होती हैं। याद रखेंगे, हेल्पर टी सेल एंड किलर टी सेल दोनों की दोनों रिस्पांसिबल होती हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। तो आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। ड्रग कॉल्ड हेरोइन, ड्रग से भी सवाल पूछा है बेटा। तो ड्रग जो हेरोइन होती है वो कैसे बनती है? डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इसे डाईएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन बनेगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द टाइफाइड। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में वाइडॉल टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, सैल्मोनेला टाइफी और वाइडॉल टेस्ट, ये हो जाएगा आंसर 4, आंसर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे वाइडॉल टेस्ट लिखा है बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिखा है। यहाँ पे आप देखोगे वाइडॉल तो ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाता है। यहाँ पे यूटीआई टेस्ट लिखा है, सब रॉन्ग है। एंथ्रोन टेस्ट रॉन्ग हो जाएगा। एंथ्रोन टेस्ट बेसिकली पॉलीसैकेराइड या शुगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। Which of the poppy plant obtained to use smack, कह रहे हैं इनको स्मैक ऑब्टेन करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखते हैं हम लैटेक्स। लैटेक्स जो होता है, जैसे हम दूधिया व्हाइटिश, जैसे आपको ऐसा कभी पपाया पपीता आपने तोड़ा होगा तो देखा होगा कुछ ऐसा दूधिया सब्सटेंस व्हाइटिश फ्लूइड निकलता है, उसी को कहते हैं लैटेक्स। वही लैटेक्स यहाँ भी ओपियम में पाया जाता है, जो उसका कैप्सूल होता है, उसको पीसते हैं, घिसते हैं, तो उसके अंदर से जो केमिकल निकलता है वो व्हाइट कलर का होता है फ्लूइड, और उसी को हम कहते हैं लैटेक्स। तो लैटेक्स जो होता है वो व्हाइटिश फ्लूइड होता है, दैट कम्स आउट फ्रॉम द पॉपी प्लांट, और इसी का इस्तेमाल किया जाता है मॉर्फिन बनाने में, और उसी से फिर मॉर्फिन से एसिटाइलेशन करके हेरोइन बनाई जाती है। आंसर 2 करेक्ट होगा। व्हिच डिजीज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स? तो एलिफैंटाइसिस या फाइलेरियसिस में फीमेल क्यूलेक्स है उस पैथोजन को। तो आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा।
फिर आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून। मैंने बताया था आपको नीट में एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ डिजीज के नाम दिए गए थे, तो आप देख सकते हो इसमें अल्जाइमर एक जेनेटिक डिजीज है, लेकिन बाकी जो ऑटोइम्यून डिजीज मैंने आपको बताया था ये भी ऑटोइम्यून है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ये भी ऑटोइम्यून, तो ये सारे ऑटोइम्यून डिजीज हैं। और भी मैंने एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको इसलिए बता दिए हैं और नीट में ये क्वेश्चन आया था आंसर जिन लोगों को ये पता है कि अल्जाइमर जेनेटिक डिजीज है उन लोगों ने आसानी से कर लिया था, लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज में भी कुछ डिजीज ऐसी हैं जिनके पीछे जेनेटिक बैकग्राउंड होता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, आप एक्स्ट्रा में नाम याद कर लेंगे जो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो आंसर 3 बनेगा इस क्वेश्चन का। माल्ट जो होता है 50% पार्ट जो होता है ओवरऑल, मतलब सबसे बड़ा पार्ट जो लिम्फाइड टिश्यू का होता है वो माल्ट ही बनाता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होता है, लिम्फाइड टिश्यू कैरी करता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बनता है फर्स्ट ऑप्शन। तो देखा आपने, ये हमने पिछले कुछ रिसेंट ईयर्स में, मतलब ये क्वेश्चन जो थे वो 2017 तक के, 2017 या 16 तक के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। तो पिछले 7-8 साल में जो क्वेश्चन आए होंगे, पिछले 7 साल में अगर आप देखो तो क्वेश्चन जो आए हैं वो आपने यहाँ करे हैं, और क्वेश्चन आप कर सकते हो, और भी पीवाईक्यूज आप लगा सकते हो, और भी क्वेश्चन कर लोगे। इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत पार्ट पढ़ा दिया, जिसमें मेजर पार्ट में आप याद रखना इम्यूनिटी से क्वेश्चन, इम्यूनिटी से, कैंसर से और एड्स, ये आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन और लगा लो, इसमें जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लो। डीपीपी जो मैंने दिया है वो आप डीपीपी जरूर सॉल्व कर लो, और मॉड्यूल के आप क्वेश्चन में आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा लो, और बाकी के पीवाईक्यूज भी अगर आप लगा सकते हो तो 2013 तक आप लगा सकते हो, 2012-13 तक आप लगा सकते हो, अप टू 2013 टू 2023 तक क्वेश्चन लगा सकते हो। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगला चैप्टर हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे। आज हमने इन चीजों को डिस्कस कर लिया है। बाकी आपको पीडब्ल्यू लाइव का टेस्ट जो रियल टेस्ट है इसके बारे में बताता जा रहा हूं, आपको ये टेस्ट देना चाहिए। बार बार बता रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट से, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप और मजेंगे और अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। जितना प्रैक्टिस हार्ड होगी उतना ही रिजल्ट आपका बेहतरीन होगा, जितनी आपकी प्रैक्टिस हार्ड होगी, जितनी आप मेहनत करोगे अच्छे से, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट दे पाओगे। इसलिए हमेशा कहूंगा बेटा, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, पूरी जी जान झोंक दो, क्योंकि ये साल अगर आपने क्वालीफाई कर लिया तो अगले साल फिर वही चीज है, वही कहानी रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज में जिंदगी को बिल्कुल गुलजार बना लोगे, अपनी लाइफ को एकदम एंजॉयबल बना लोगे। तो करते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर से शुरुआत। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।